कि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन फायर करना है तो सिर्फ 2 लोग नहीं, आपको 3 लोग की परमिशन लगेगी। कैप्टन, पॉलिटिकल अफसर और जितनी भी सोवियत सबमरीन्स इस ग्रुप में थी, उन सारी सबमरीन्स के पास एक एक न्यूक्लियर वेपन था, क्योंकि अगर उन्होंने उस दिन न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दी होती तो पूरी दुनिया में सर्वनाश हो गया होता। इंसान धरती पर रह रहे हैं लगभग 7.5 करोड़ दिनों से, पर इन 7.5 करोड़ दिनों में एक दिन ऐसा है जिसको लोग कहते हैं कि उस दिन पूरी धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और ये इसलिए नहीं कि कोई अंतरिक्ष से तारा आके धरती पे गिरने वाला था, पर इंसानों की आपसी लड़ाई की वजह से। इस दिन की हमको एग्जैक्ट डेट भी पता है, 27 अक्टूबर 1962। इस सर्वनाश को होने से बचाया एक रशियन नेवल ऑफिसर ने, जिसका नाम था वैसिली आर्खिपोव। कहानी शुरू होती है साल 1926 से। तारीख है 30 जनवरी। ये वो दिन था जब मॉस्को के पास एक छोटे से टाउन में एक बच्चे का जन्म होता है। इसका नाम था वैसिली आर्खिपोव। इसने किसान की फैमिली में जन्म लिया था, तो बहुत अमीर नहीं था, और बड़े होने के बाद इसने सोवियत यूनियन की नेवी को ज्वाइन किया। और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल खत्म होने वाला था, तो 1945 में सोवियत जापानीज वॉर में भी इसने पार्टिसिपेट किया। फिर 1947 में इसने सोवियत यूनियन की सबमरीन फ्लीट्स को ज्वाइन कर लिया, और अब ये सबमरीन्स पे एज एन ऑफिसर जाने लगा। तो 1947 से हम सीधा जंप करके आते हैं जुलाई 1961 में। अच्छा, ये वो टाइम था जब आर्खिपोव एक होटल क्लास सबमरीन में पोस्टेड था। होटल क्लास दरअसल नेटो ने एक डेजिग्नेशन, एक नाम दिया हुआ था सोवियत यूनियन की उन सबमरीन्स को जो न्यूक्लियर पावर से चलती थी। तो जिस सबमरीन पे इसकी पोस्टिंग हुई थी उसका नाम था K-19। तो जुलाई 1961 में ग्रीनलैंड के पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये सबमरीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। बट एक्सरसाइज के दौरान इसमें कुछ तकनीकी डिफिकल्टी आई, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस सबमरीन को पावर कर रहा था, जिससे इसके इंजन चल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी। और इस सबमरीन के क्रू ने अपने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि ऐसा लग रहा है कि ये सबमरीन फेल हो जाएगी, और जितने भी क्रू हैं इस सबमरीन के ऊपर वो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज़ सुन के उस सबमरीन का कमांडर बहुत घबराया, और उसने अपने इंजीनियर क्रू को कहा कि कुछ भी करके आपको ये न्यूक्लियर मेल्टडाउन नहीं होने देना है, क्योंकि नहीं तो सब लोगों की जान जाएगी इसमें, और सबमरीन भी हमारे हाथ से जाएगी। अब इसी K-9 सबमरीन पे एग्जीक्यूटिव अफसर था वैसिली आर्खिपोव। तो जैसे तैसे करके इस सबमरीन के जो इंजीनियर क्रू थे, उन्होंने सबमरीन को बचा लिया और वो हार्बर पे सेफली पहुंच गए। बट जितने भी लोग इस सबमरीन पे थे, उन सब लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, और वो लोग जो एक्चुअली इंजीनियर क्रू में थे, जो इस सबमरीन के न्यूक्लियर मशीन पे काम कर रहे थे, उन सब लोगों की डेथ हो गई विदिन 2 मंथ्स। और इस घटना की वजह से K-19 सबमरीन की पूरी सोवियत यूनियन की नेवी की फ्लीट में बहुत खराब रेपुटेशन बन गई। लोग इसको निक नेम देने लगे हिरोशिमा, क्योंकि जो इस सबमरीन पे जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है या उसको बहुत तगड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर मिलता है। और इनफैक्ट K-19 सबमरीन के साथ बहुत सारे और हादसे हुए थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, कोलिजन भी हुआ था एक बार, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल K-19 सबमरीन की ड्यूटी की वजह से वैसिली आर्खिपोव को रेडिएशन मिला, बट उसी के साथ साथ उनकी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ी कि उन्होंने इतने बड़े क्राइसिस के टाइम अच्छे से संभाला। वो एग्जीक्यूटिव अफसर थे, और उन्हीं के नेतृत्व में और कमांडर के नेतृत्व में इन्होंने इस शिप को बचा लिया। अब हम थोड़े से और आगे लीप करते हैं, हम पहुंचते हैं 1962 के अक्टूबर के महीने में। ये महीना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सोवियत यूनियन और अमेरिका की हिस्ट्री में, बट आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, क्योंकि ये वो टाइम था जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। अगर आपको कोल्ड वॉर के बारे में बिल्कुल संक्षेप में बताऊं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हालांकि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ लड़ रहे थे, बट जैसे वॉर खत्म हुआ तुरंत ये दोनों साइड दुश्मन बन गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से लेके आगे बहुत दशकों तक इन दोनों कंट्रीज में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी आमने सामने से बैटल फील्ड पे जाके लड़ाई नहीं की, बट लगातार अंदर ही अंदर पॉलिटिकल तरीके से या अपने स्पाइस को यूज करके, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूज करके ये लोग लगातार एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। अब इस कोल्ड वॉर का जो पूरा टाइम था, जो बहुत दशकों तक चला था, इसमें जो सबसे ज्यादा टेंशन वाला टाइम था वो था अक्टूबर 1962 में। और वो इसलिए था क्योंकि इस समय हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका के बिल्कुल नीचे है एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है क्यूबा। अब हुआ यह था कि 1962 में अक्टूबर के कुछ टाइम पहले अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने क्यूबा के ऊपर उड़ते हुए देखा
कि क्यूबा में कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ मिलिट्री स्टेशंस हैं और वहां पे कुछ मिसाइल्स लगी हुई हैं। और ये नॉर्मल मिसाइल्स नहीं थी, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स थी। इन मिसाइल्स की फोटोज देखकर अमेरिका में खलबली मच गई। और ये हुआ इसलिए क्योंकि अमेरिकन जानते थे कि क्यूबा में अगर मिसाइल्स रखी हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो वो बहुत आसानी से अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट शहरों तक पहुंच सकती हैं और वहां पे तबाही मचा सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये जो मिसाइल्स थी वो क्यूबा की नहीं थी, ये मिसाइल्स थी सोवियत यूनियन की। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में और सोवियत यूनियन में, कोल्ड वॉर चल रहा था और ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स तो सोवियत यूनियन के पास रखी थी, बट अमेरिका इस बात को लेकर बहुत खुश थे या शांत थे कि उनके आसपास कोई खतरा नहीं है। बट जब उन्होंने क्यूबा में सोवियत यूनियन की मिसाइल्स दिखी तो वो एकदम बौखला गए कि अरे अब तो हमको भी खतरा है। तो उन्होंने तुरंत सोवियत यूनियन को कहा कि आप अपनी मिसाइल यहां से हटाइए। पर सोवियत यूनियन वहां से अपनी मिसाइल क्यों हटाए? वो भी ये कह रहा है कि नहीं, पहले आप अपनी मिसाइल हमारे यूरोप के पास से हटाओ। तो इस चक्कर में इन दोनों के बीच में बहुत टेंशन हो गई और अब अमेरिका ने क्या कहा कि वो क्यूबा के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड लगा देगा। नेवल ब्लॉकेड यानी कोई भी शिप अगर क्यूबा के हार्बर पे, उनके तटों पे पहुंच रही है तो उनको पहले अमेरिका की शिप्स के पास से गुजरना पड़ेगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हो क्यूबा, आपके पास आपकी शिप में क्या सामान है, आप कुछ हथियार लेके तो नहीं जा रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने क्यूबा के आसपास लगाया था, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अब सोवियत यूनियन को कुछ भी हेल्प करनी थी क्यूबा की, कुछ भी मिसाइल्स भेजनी थी, कुछ हथियार भेजने थे, इनफैक्ट अगर सोल्जर्स भी भेजने थे तो भेज नहीं सकते थे क्योंकि सामने नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है और अमेरिका की शिप्स लगातार गश्त लगा रही हैं क्यूबा के आसपास। अब ये देख के सोवियत यूनियन चुप तो नहीं बैठ सकते, उनको भी अपनी शिप्स और सबमरीन्स भेजनी है क्यूबा के पास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कुछ सबमरीन्स ली और उनका एक फ्लोटिला बनाया। फ्लोटिला यानी फ्लीट का एक जो बड़ा ग्रुप होता है शिप्स का या सबमरीन्स का, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसको लेके उन्होंने क्यूबा के पास कैरिबियन के वाटर्स में भेज दिया। ये जो पूरा ग्रुप था सबमरीन्स का जो क्यूबा के पास कैरिबियन के वाटर्स में पहुंचा था, उन सारी सबमरीन्स में एक सबमरीन थी B-59 और इस सबमरीन में थे वसीली आर्किपोव। और अब इत्तेफाक की बात यह थी कि जो पूरा ग्रुप यहाँ पे पहुंचा था, उस ग्रुप के चीफ ऑफ स्टाफ भी वसीली आर्किपोव ही थे। जितनी भी सोवियत सबमरीन्स इस ग्रुप में थी, उन सारी सबमरीन्स के पास एक एक न्यूक्लियर वेपन था और ऑब्वियसली B-59 में भी वो न्यूक्लियर वेपन था। और इन लोगों को, सारे सबमरीन्स के कैप्टन्स को मॉस्को से ऑर्डर मिला था कि आप वहां पे जाएं और अगर किसी रीजन से आप बहुत डेप्थ पे हैं या आप किसी भी तरह से हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये परमिशन है कि आप अपने हिसाब से, अपने जजमेंट से इस न्यूक्लियर वेपन को फायर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि खतरा है और ये वेपन फायर करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये पहली बार था जब सोवियत मिलिट्री ने अपने नेवल कमांडर्स को कहा था कि आप अपनी मर्जी से, बिना मॉस्को के परमिशन से, आपको लग रहा है कि खतरा है तो आप इस न्यूक्लियर वेपन को फायर कर सकते हो। तो कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में और उसमें भी सबसे ज्यादा टेंशन वाला टाइम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, यानी 27 अक्टूबर 1962 को। इस दिन ये हुआ था कि B-59 सबमरीन, जिसमें आर्किपोव थे, ये बहुत गहराई पे थी, जिसके वजह से ये मॉस्को के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और इतनी गहराई में होने की वजह से ये अमेरिका के जो नॉर्मल पब्लिक के रेडियो स्टेशन होते हैं, उनकी भी न्यूज नहीं सुन पा रहे थे। तो इस तरह से B-59 अभी पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्टेड थी, उनको नहीं पता था कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। इसी दौरान उनको अचानक से पता चलता है कि उनकी सबमरीन के आसपास धमाके हो रहे हैं, डेप्थ चार्जेस फोड़े जा रहे हैं। अब डेप्थ चार्ज क्या होता है? ये एक तरह का एंटी सबमरीन वेपन होता है जो शिप जो सरफेस के ऊपर है वो शिप गिराती है तब जब उसको लगता है कि पानी की गहराई में कहीं पे कोई सबमरीन है। ये डेप्थ चार्ज जो B-59 के आसपास गिराए जा रहे थे, ये गिरा रहे थे अमेरिकन बैटलशिप्स जो देख चुकी थी कि यहाँ पे एक सोवियत सबमरीन गहराई में है। और ये डेप्थ चार्ज थे सिग्नलिंग डेप्थ चार्ज, यानी इन डेप्थ चार्जेस का पर्पस आपकी सबमरीन को डुबाना नहीं होता, वो आपके सबमरीन के आसपास उन डेप्थ चार्ज को गिराते हैं और एक्सप्लोजन से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम गहराई पे हो, हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे हो, तुम अभी पानी के ऊपर आओ, सरफेस पे आओ और अपने आप को आइडेंटिफाई करो, हमको बताओ कि तुम कौन हो, अदरवाइज हम जानते हैं कि तुम वहां पे हो और हम तुम्हारे पे एक्चुअली डेप्थ चार्ज गिरा के तुमको फोड़ देंगे। ये पर्पस होता है एक सिग्नलिंग डेप्थ चार्ज का। पर B-59 के अंदर जो सोवियत क्रू बैठा था वो इस बात को नहीं जान रहा था कि ये जो डेप्थ चार्जेस गिराए जा रहे हैं ये सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस हैं। उनको लग रहा था कि सोवियत यूनियन की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और क्योंकि वो ना मॉस्को के साथ और ना अमेरिका के रेडियो स्टेशंस के साथ कांटेक्ट में थे,
तो उनको कुछ पता भी नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। अब ऐसा होता है कि B-59 का जो कमांडर था, जो कैप्टन था, वो समझ गया कि हमारे पे हमला हो रहा है। उसने तुरंत अपने क्रू को ऑर्डर दिया कि एक न्यूक्लियर वेपन फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। और यहां पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हुआ ये था कि जो पूरा सबमरीन का ग्रुप यहाँ पे आया था, वो सारी सबमरीन्स के पास एक एक न्यूक्लियर वेपन था और सारी सबमरीन्स के कैप्टन्स को परमिशन दी गई थी कि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन फायर करना है तो कैप्टन की मर्जी लगेगी और एक सबमरीन के ऊपर एक पॉलिटिकल अफसर होता है, इन दोनों की रजामंदी से आप न्यूक्लियर वेपन को फायर कर सकते हो। परंतु B-59 के केस में ऐसा नहीं था। वहां पे कहा गया था कि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन फायर करना है तो सिर्फ 2 लोग नहीं, आपको 3 लोग की परमिशन लगेगी, कैप्टन, पॉलिटिकल अफसर और चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि था आर्कीपोव। जो पूरा वो जो फ्लोटिला था, जो ग्रुप था सबमरीन्स का, उसका चीफ ऑफ स्टाफ आर्कीपोव था और उसकी परमिशन के बिना जब तक ये तीनों लोगों ने हाँ नहीं बोला है तब तक आप न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं कर सकते। तो जब B-59 के कैप्टन ने कहा कि अब हम अमेरिकन शिप्स के ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन फायर कर देंगे, तब आर्कीपोव ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हम पहले कंफर्म कर लें कि ये एक्चुअली हम पे अटैक कर रहे हैं, कि ये हमको सिग्नल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कैप्टन ही नहीं, B-59 का पॉलिटिकल अफसर भी ये कह रहा था कि हमको ये न्यूक्लियर वेपन फायर कर देना चाहिए। तो 2 लोग कह रहे थे कि फायर करना चाहिए और आर्कीपोव अकेला कह रहा था कि हम फायर नहीं करेंगे। इन लोगों में काफी बहस हुई और फाइनली आर्कीपोव की बात को मान लिया गया और कैप्टन ने डिसाइड किया कि चलो हम फायर नहीं करेंगे, हम सरफेस पे आएंगे। दूसरी बात ये भी थी कि जो ये सबमरीन थी B-59, ये एक डीजल सबमरीन थी। एक डीजल सबमरीन को आप कुछ हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकते हो और उसके बाद उस सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, अपने सिस्टम्स को रिचार्ज करने के लिए। और यही प्रॉब्लम B-59 में भी हो रही थी। वो इतनी गहराई पे थे और इतने समय से गहराई पे थे कि उनके पास जो एयर कंडीशन सिस्टम था वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से इस सबमरीन के अंदर बहुत CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। उसके साथ साथ B-59 की बैटरीज में भी बहुत कम पावर बची थी, तो उनको कुछ भी करके सरफेस पे तो आना ही था। तो इस तरह से B-59 सबमरीन में पानी के ऊपर आई और उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया अमेरिकन शिप्स के सामने। और क्योंकि वो पानी के ऊपर आ चुके थे तो उनके सिस्टम्स बेहतर हुए और उनको उनकी जो मेन शिप्स का जो पूरा फ्लीट था वहां से उनको परमिशन आ गई कि आप अब क्यूबा के पास से वापस आ जाओ और वापस सोवियत यूनियन में पहुंच जाओ। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ वसीली आर्कीपोव की वजह से, सिर्फ उस एक बंदे की वजह से B-59 ने ये न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं किया और वो लोग सेफली सोवियत यूनियन पहुंच गए। अगर B-59 ने वो न्यूक्लियर वेपन फायर कर दिया होता तो ये जो आसपास शिप्स थी वो तो डूबती, बट क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वेपन था तो फिर अमेरिका रिटेलिएट करता सोवियत यूनियन के ऊपर और वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर देता सोवियत यूनियन के ऊपर। इसके बाद सोवियत यूनियन चुप नहीं बैठते, फिर वो उनके पास जो क्यूबा में उन्होंने मिसाइल रखी हुई थी उन मिसाइल्स को फायर करते अमेरिका के ऊपर और उसके बाद जितने भी एलाइज थे अमेरिका के और सोवियत यूनियन के वो भी इसमें पड़ जाते और एक दूसरे के ऊपर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स फायर होने लगते। और ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी दुनिया खत्म नहीं भी होती फिर भी पूरी दुनिया के जो भी मेन शहर हैं पूरी दुनिया के, वो सब नष्ट हो जाते अगर वैसिली आर्कीपोव ने उस समय उस दिन अपने बाकी दोनों अफसर्स को कन्विंस नहीं किया होता कि हमको ये मिसाइल फायर नहीं करनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्कीपोव बाकी दोनों को कन्विंस करने में कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि 1 साल पहले ही K-19 सबमरीन का जो हादसा हुआ था उसमें वो एग्जीक्यूटिव अफसर थे और उसके वजह से आर्कीपोव की एक बहुत ही शांत इंसान की और समझदार इंसान की रेपुटेशन बनी थी और उस रेपुटेशन ने उनको हेल्प किया अपने क्रू को और अपने कैप्टन और पॉलिटिकल अफसर को कन्विंस करने के लिए कि हमको हमला नहीं करना है। जब B-59 सोवियत यूनियन पहुंची तो उस पूरे सबमरीन के क्रू को इंक्लूडिंग वैसिली आर्कीपोव को बहुत ही डिसग्रेस मिला, उनकी बहुत बेइज्जती हुई कि ये कैसे बुज़दिलों की तरह वापस आ गए। उनको कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि तुमको अपनी सबमरीन के साथ वहीं पे डूब जाना चाहिए था, तुमको रेडियो साइलेंस ब्रेक नहीं करना चाहिए था और तुमको अपने आप को सरफेस पे आके अमेरिकन शिप्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। इस पूरी घटना के बाद इस सबमरीन के क्रू के ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई और उसमें ये देखा गया कि ये जो सबमरीन थी ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। इस सबमरीन के पास एक न्यूक्लियर वेपन था बट ये सबमरीन का जो पावर था वो न्यूक्लियर नहीं था, ये एक डीजल सबमरीन थी। और डीजल सबमरीन जैसे मैंने कहा उनकी लिमिटेशन होती है, उनमें एक कमी होती है कि आप उनको बहुत देर तक पानी के नीचे नहीं रख सकते, आपको उनको पानी के ऊपर लेके आना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, बहुत बड़ी कमी थी इस पूरे मिशन की। और जब ये बात पता चली तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे थे, जो पूरी छानबीन कर रहे थे, वो समझ गए कि B-59 के पास और कोई चारा ही नहीं था क्योंकि उनकी डीजल सबमरीन थी और उनको ऊपर आना ही पड़ता अगर उनको अपनी सबमरीन को
बचा के रखना था। तो इस तरह से इस घटना के बाद वेसेली आर्किपोव सोवियत यूनियन की नेवी में ही रहे। उसके बाद उन्होंने कुछ सबमरीन्स को और उसके बाद सबमरीन्स के स्क्वाड्रंस को भी उन्होंने कमांड किया और 1988 में वो रिटायर हुए वाइस एडमिरल के रैंक से। रिटायर होने के कुल 10 साल के बाद 1998 में वेसेली आर्किपोव की किडनी कैंसर की वजह से डेथ हुई। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनकी इस बीमारी से मौत इसलिए हुई क्योंकि उनको न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया था K-19 सबमरीन के हादसे के दौरान, जो 1961 में हुआ था। और इनफैक्ट जब 1998 में आर्किपोव की डेथ हुई, उसके बिल्कुल 9 दिनों के बाद K-19 का उस टाइम जो कैप्टन था, जब ये न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ था, उसकी भी डेथ उसी टाइम हुई। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि उन दोनों की भी डेथ सिर्फ और सिर्फ उस K-19 के हादसे की वजह से हुई। जब 98 में आर्किपोव की मौत हुई, उस टाइम तक ये जो अक्टूबर 1962 में जो घटना हुई थी, उसके बारे में दुनिया में लोग उतना जानते नहीं थे। तो अपनी मौत तक भी आर्किपोव को रिकॉग्निशन नहीं मिला। पर साल 2017 में वेसेली आर्किपोव को मरणोपरांत फ्यूचर ऑफ लाइफ अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड दिया था फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने, और अवार्ड देते समय इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि वेसेली आर्किपोव पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बहादुर इंसान है। आर्किपोव की बहादुरी की इस कहानी के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। एक मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसका नाम है क्रिम्सन टाइड। उसमें मेन हीरो है डेंजल वॉशिंगटन, और उनका भी ऐसे किरदार दिखाया है कि वो एक अमेरिकन सबमरीन के ऊपर है और उनका कैप्टन कह रहा है कि हमको न्यूक्लियर मिसाइल फायर करनी चाहिए, बट डेंजल वॉशिंगटन इस बात के लिए नहीं मानते हैं। और फिर आपको पिक्चर स्पॉइल नहीं करूंगा आपके लिए, बट ये पिक्चर आप जरूर देखिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मान लीजिए कि आप उस समय B-59 के कैप्टन होते और एक बंदा कह रहा होता कि हमको ये न्यूक्लियर मिसाइल फायर नहीं करनी है। अब देखिए, आज हमको पता है कि जो ऊपर से अमेरिकन शिप्स थी वो सिर्फ सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस गिरा रही थी, वो आपको डुबाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बट उस समय जो B-59 के अंदर जो क्रू था, उनको नहीं पता था कि ये सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस है। उनको लग रहा था कि हम पे हमला हो रहा है। तो मान लीजिए कि आप उस माइंडसेट में हैं और आपको पता है कि आपके आसपास हमला हो रहा है, तो क्या आप अपने उस जो एक बंदा है जो आपको मना कर रहा है फायर करने से, क्या आप उसकी बात मानते जैसे B-59 कैप्टन ने माना, या फिर आप उस बंदे को अरेस्ट करते, उसको गद्दार घोषित करते और फिर भी इस मिसाइल को फायर करते? बहुत सोच समझ के अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।